Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 31st December 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about H1B visa. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. क्या होता है H1B वीजा वो जरा समझते हैं। तो ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा सिस्टम है जो अमेरिका ऑफर करता है टू सिटीजन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले समझते हैं नॉन इमिग्रेंट वीज़ा क्या होता है। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा मींस ऐसे लोगों को वीज़ा देना जो टेम्पोररी पर्पस से, टेम्पोररी एंड स्पेसिफिक पर्पस से अमेरिका के अंदर आना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस करने के लिए आना चाहते हैं, स्टडी करने के लिए आना चाहते हैं, टूरिज्म के लिए। ऐसे लोग को नॉन इमिग्रेंट कहा जाता है। तो H1B वीजा इज अ टाइप ऑफ नॉन इमिग्रेंट वीजा। तो नॉन इमिग्रेंट्स वो हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए शॉर्ट टर्म में अमेरिका या किसी दूसरे देश को, किसी भी देश को जब आप विजिट करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म पर्पसेस, तो आप उस देश के नॉन इमिग्रेंट वीजा को लेकर के जाते हैं वहां पे। अब अमेरिका के अंदर अलग अलग तरीके के नॉन इमिग्रेंट वीजा दिए जाते हैं टू द पीपल हु वांट टू कम टू अमेरिका। उसमें से कई तरह के नॉन इमिग्रेंट वीजा में से एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है H1B वीजा। H1B वीजा दिया जाता है प्रोफेशनल्स को जो अमेरिका के अंदर जा करके 3 साल के लिए रह करके वहां पे कुछ एक स्पेसिफिक टेक्निकल ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। H1B वीजा ओरिजिनली 3 साल के लिए दिया जाता है बट इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 6 years। तो होता क्या है कि देखिए अमेरिका की कई सारी कंपनियां हैं जो बहुत हाईटेक कंपनियां हैं, अमेजन, गूगल, और अब कई सारी वहाँ पे ऐसी भी कंपनियां हैं जो दूसरे देशों की हैं बट वहाँ पे अब उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया, ऐसे इन्फोसिस, कॉग्निजेंट ऑल्सो। तो ये काफ़ी हाईटेक कंपनियां हैं। इन हाईटेक कंपनियों को बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड टेक्निकल फील्ड के एक्सपर्ट्स, वर्कर चाहिए होते हैं, स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं, और उनकी ये ज़रूरत अमेरिका के लोकल जो पॉपुलेशन है वो सप्लाई नहीं कर पाती। तो अपनी इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही फिर ये कंपनियां दुनिया के अलग अलग देशों से टेक्नोक्रेट्स को अपने देश अमेरिका में इनवाइट करते हैं। और इस तरीके के टेक्नोक्रेट्स को अमेरिका जिस तरीके का वीज़ा देता है उसी वीज़ा का नाम है H1B वीज़ा, विच इज़ अ टाइप ऑफ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा which is given to the technocrats who are specialists in the field of, say, IT, engineering and science, who mainly come to America on request of American companies. They are employed there for short term। तो टेक्नोलॉजी कंपनियां जैसे कि मैंने नाम बताया, अमेजन, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, गूगल, दे हायर अबाउट 10 of thousands of such employees every year from many countries across the world। बट जो दो मेजर कंट्री वो उनके इस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं वो है इंडिया एंड चाइना। और ऐसे टेक्नोक्रेट्स को जो वीज़ा अमेरिका ऑफर करता है उसी का नाम है H1B वीज़ा। तो अलग अलग देशों को H1B वीज़ा का कोटा अलॉट किया गया है कि किसको कितना H1B वीज़ा एक साल में मिलेगा। उसमें मेन जो बेनिफिशियरीज हैं जैसा कि मैंने आपको बताया भारत और चाइना है। इंडिया उसमें भी ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ग्राफ रिफ्लेक्टिंग कि हर साल ऑन एन एवरेज कितना H1B वीज़ा अप्रूवल होता है। उसमें से सबसे ज़्यादा, अब देखिए जैसे 3,86,000 H1B वीज़ा, टोटल H1B वीज़ा पेटिशंस अप्रूव्ड इन द ईयर 2023। 3,86,000 में से 2,79,000 बिलोंग टू इंडिया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया का ग्राफ। दूसरे नंबर पे है चाइना विद बेनिफिशियरीज अबाउट 45,000। अभी होता क्या है कि बहुत बार रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं as compared to the H1B वीज़ा अवेलेबल। तो अमेरिका डिसाइड करके रखता है, अमेरिका की एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, USCIS।
ये अलग अलग देशों को अलॉट करके रखता है कितना उनको H1B वीज़ा मैक्सिमम दिया जा सकता है इन ए पर्टिकुलर ईयर। बहुत बार क्या होता है कि अमेरिका की जो कंपनियां हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो अलॉटेड H1B वीज़ा है उससे कहीं ज़्यादा हो जाती है। उस केस में लॉटरी सिस्टम अप्लाई किया जाता है। H1B वीज़ा पिटिशंस लॉटरी सिस्टम पे फिर उनको पूरा किया जाता है। फॉर एग्जांपल अमेजन की डिमांड है कि हमें 10,000 लोग चाहिए, इन्फोसिस की डिमांड है कि हमें 20,000 चाहिए, कॉग्निजेंट की है कि हमें 30,000 चाहिए, गूगल की है कि हमें 1 लाख चाहिए। और ओवरऑल जो H1B वीज़ा अलॉट किया जा सकता है वो 1 लाख ही है। तो अब सबकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती, सारी कंपनियों की ज़रूरतें अब पूरी नहीं हो सकती, डिमांड पूरी नहीं हो सकती। तो किस कंपनी को कितना H1B वीज़ा बेस्ड नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स मिलेंगे वो तय किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉटरी सिस्टम। लॉटरी निकाला जाता है, जिसको जितना मिल गया, बेसिक सबकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी जाती है, उसके ऊपर से लॉटरी सिस्टम के बेसिस पे अलग अलग कंपनियों को H1B वीज़ा इमिग्रेंट्स जो है वो दिए जाते हैं। कंसर्न्स रिगार्डिंग H1B वीज़ा, क्यों H1B वीज़ा बार बार न्यूज़ में आ रहा है? अगर आपको याद होगा तो लास्ट मंथ मैंने एक न्यूज़पेपर एनालिसिस आकर के डिटेल में डिस्कस किया था आफ्टर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाज कंक्लूडेड वेयर डोनाल्ड ट्रंप वाज डिक्लेयर्ड अ विनर। और उस एनालिसिस में मैंने बात की थी अबाउट H1B वीज़ा इशू ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम मेनी इशूज आई टॉक्ड अबाउट H1B वीज़ा इशू ऑल्सो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिटिक्स का स्टाइल है अमेरिका के अंदर, वो मेनली जो वहाँ के जो यूथ हैं उनके इमोशंस को ही हार्बर करके डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स जो है वो मेनली प्रैक्टिस होती है। यूथ जो आजकल अमेरिका के अंदर भी अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उनके फ्रस्ट्रेशन के अराउंड ही डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज या पॉलिटिक्स बिल्ड हुई है। तो आजकल कैसा है कि अमेरिका के अंदर एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, अमेरिकन यूथ के अंदर एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है अगेंस्ट सच इमिग्रेंट्स हु कम अप टू टेक स्किल्ड हाई पेइंग जॉब इन अमेरिका। उनको लगता है कि ये जो इमिग्रेंट्स आते हैं H1B वीज़ा के थ्रू, ये हमारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहे हैं, जिस कारण से हमें नुकसान हो रहा है, ऐसा लोकल अमेरिकन यूथ्स को लगता है। और उनके इस सेंटिमेंट को सपोर्ट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप जब एक बार इलेक्शन जीत गए हैं, नाउ ही इज अबाउट टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो अब संभव है कि आने वाले साल में 2025 से आप देख सकते हैं कि H1B वीज़ा अवेलेबिलिटी टू इंडिया एंड चाइना माइट गेट curtailed डाउन सिग्निफिकेंटली। और उससे नुकसान क्या होगा कि भारत के जो एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, जिनको अमेरिका के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वो कम हो जाएगी, और भारत के लिए जो रेमिटेंस फ्लो आता है अमेरिका से वो कम हो सकता है। लेकिन अभी के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है साफ साफ कि नहीं नहीं, H1B वीज़ा को हम कट डाउन नहीं करेंगे, वी आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू कट इट डाउन एंड ऑल, उन्होंने कहा है। बट उनकी पॉलिटिक्स का स्टाइल इसके अगेंस्ट ही रहा है इन जनरल। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि हाउ डोनाल्ड ट्रंप regime is going to respond to the demand of the youth of America to cut down the H1B visa availability to the technocrats coming from India and China। तो यही है इस आर्टिकल में कि why there has been a public row among supporters of Donald Trump demanding Donald Trump regarding this program। ठीक है, मेजर क्रिटिसिज्म जो मैंने है पहले ही आपको बता दिया। देयर आर एंटी इमिग्रेशन रेटोरिक्स जो कहते हैं कि ये जो H1B वीजा के बेनिफिशियरीज हैं दे रिप्लेस अमेरिकन वर्कर्स एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट अमंगस्ट द लोकल अमेरिकन यूथ। तो ये जो इशू है, ये सेंटिमेंट आने वाले साल में ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ज़्यादातर सपोर्टर्स वैसे ही हैं। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट SpaceX mission, Space Docking Experiment Mission. This topic is important from our syllabus GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। करंट न्यूज़ ये है कि हमारे स्पेस एजेंसी इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है एक नया मिशन जिसका नाम है SpaceX मिशन। पूरा नाम है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। दिस मिशन वाज
launched using PSLV C-60 रॉकेट। इस मिशन की मदद से 2 छोटे छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है स्पेस में इस तरीके से। ये है PSLV C-60, ये है स्पेडेक्स मिशन। इसके अंतर्गत 2 छोटे छोटे सैटेलाइट्स HDX-01 जिसका नाम है चेजर एंड HDX-02 जिसका नाम है टारगेट, इनको लॉन्च किया गया along with 24 अदर पेलोड्स। वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, दीज आर द 2 स्मॉल सैटेलाइट्स, चेजर एंड टारगेट। और अभी के लिए इन लोगों को ऐसे प्लेस किया गया है कि दे आर ऑर्बिटिंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ at a height of about 475 किलोमीटर्स। अब स्पेडेक्स मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन लक्ष्य है कि ये जो 2 छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं, ये स्पेस में जा करके पहले तो अर्थ के अराउंड रोटेट करेंगे, मतलब अर्थ के अराउंड दे विल बी रिवॉल्विंग इन अ सिंक। तो उसको कहा जा रहा है रेंडेजेवू। दे वुड बी रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सिंक, एक साथ रिवॉल्व करेंगे पहले कुछ टाइम तक, इसको कहा जा रहा है रेंडेजेवू। तो स्पेडेक्स मिशन के जो 2 कंपोनेंट है चेजर एंड टारगेट, दे विल फर्स्ट ऑफ ऑल डू रेंडेजेवू इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। रेंडेजेवू क्या होता है स्पेस टेक्नोलॉजी में? वेयर द 2 स्पेस क्राफ्ट दे develop a kind of sync in their movement in the space as far as their position vector, velocity vector is concerned। तो बिल्कुल एक साथ एक टाइम में सिंक में एक दूसरे के साथ वो रिवॉल्व करेंगे अराउंड द अर्थ, तो रेंडेजेवू करेंगे। और उसके बाद दे विल डॉक विथ ईच अदर। डॉक मतलब दे विल ज्वाइन ईच अदर इन द स्पेस इटसेल्फ। ये सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है कि 2 स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे के साथ स्पेस में ही कनेक्ट कर जाएं, डॉकिंग इन द स्पेस। तो ये जो स्पेडेक्स मिशन के जो 2 सैटेलाइट्स हैं चेजर एंड टारगेट, ये स्पेस में ही डॉकिंग करेंगे। डॉकिंग करने के बाद ये फिर अनडॉकिंग भी करेंगे इन द स्पेस ओनली, मतलब वापस से एक दूसरे से सेपरेट भी होंगे। और इस तरीके से अलग अलग टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया जाएगा कि कैसे 2 स्पेसक्राफ्ट इन द स्पेस while they are revolving around the earth आपस में डॉक करके रिसोर्स ट्रांसफर कर पाए, एक स्पेसक्राफ्ट दूसरे स्पेसक्राफ्ट के अंदर कुछ रिसोर्स ट्रांसफर कर पाए, इन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग कर पाए, मतलब घूमते घूमते ही ये इसके अंदर फ्यूल ट्रांसफर कर दे, ये इसके अंदर फ्यूल ट्रांसफर कर दे, या इन ऑर्बिट चार्जिंग कर दे, ये चलते चलते ही इसकी अंदर के किसी सिस्टम को चार्ज कर दे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दे। तो ये सब टेक्नोलॉजी जो है वो टेस्ट होंगी विथ हेल्प ऑफ दिस स्पेडेक्स मिशन। पहले रेंडेजेवू होगा, फिर डॉकिंग होगी, फिर अनडॉकिंग होगी। और डॉकिंग के दौरान जो एप्लीकेशंस टेस्ट किए जाएंगे वो होंगे रिसोर्स ट्रांसफर के, इन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग एंड चार्जिंग की। फ्यूचर एप्लीकेशन, इससे क्या भविष्य में फायदे होंगे? तो भविष्य में जो भी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन मिशन हम लोग भेजने वाले हैं स्पेस में, जैसे गगनयान या रोबोटिक स्पेस मिशन जिसके अंदर रोबोट्स भेजे जाएंगे स्पेस में, तो रोबोट्स को टाइम टू टाइम चार्ज करना पड़ता है ना, तो टाइम टू टाइम अर्थ से एक दूसरा प्रोब भेजा जाएगा, दूसरा स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा जो जा करके डॉक करेगा और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर करेगा, जैसे चार्जर का काम। तो टाइम टू टाइम मान लीजिए हमने रोबोटिक मिशंस भेजा स्पेस में, तो बीच बीच में एक इस तरीके का चार्जर भेजा जाएगा जो जा करके इसके साथ डॉक होगा और उसको चार्ज करेगा और वापस से अनडॉक होकर के अर्थ पे आ जाएगा। सो इस तरीके से भविष्य में जो भी रोबोटिक स्पेस मिशंस हैं या कॉम्प्लेक्स ह्यूमन मिशंस हैं, उसके अंदर ये जो टेक्नोलॉजी है रेंडेजेवू की, डॉकिंग की एंड अनडॉकिंग की, ये काफ़ी काम आने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इसरो का प्लान्ड मिशन है मून को लेकर के, चंद्रयान 4, उसमें ये स्पेडेक्स मिशन के अंतर्गत जो डॉकिंग एंड अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी हमने टेस्ट की है वो काम आने वाली है। कैसे? देखिए, चंद्रयान 4 का लक्ष्य है कि वो मून सरफेस पे लैंड करे, वहां से सैंपल कलेक्ट करे और उस सैंपल को वापस से अर्थ पे भेजे। तो सैंपल रिकवरी मिशन है, सैंपल रिटर्न मिशन है चंद्रयान 4। इसके लिए जरूरी क्या है कि एक मिशन भेजा जाएगा जो मून पे लैंड करे, और वो जो लैंडर होगा वो मून सरफेस से
सैंपल कलेक्ट करेगा, फिर से वो राइज करेगा और राइज करके मून के अराउंड वो रिवॉल्व करेगा और अर्थ से दूसरा रिकवरी कैप्सूल भेजा जाएगा, रिटर्नर मॉड्यूल, और ये रिटर्नर मॉड्यूल भी जाकर के मून के अराउंड रिवॉल्व करेगा और ये रिटर्नर मॉड्यूल जो मून के ऊपर लैंडर मॉड्यूल था उसके साथ डॉक करेगा पहले, और डॉक करने के बाद रिसोर्स ट्रांसफर करेगा, यानी कि जो लैंडर था उसने मून सरफेस से जो रॉक सैंपल कलेक्ट किया था उसको ट्रांसफर करेगा इन दिस रिटर्नर मॉड्यूल, और फिर ये रिटर्नर मॉड्यूल उस रॉक सैंपल को लेकर के वापस से अर्थ के ऊपर आएगा। तो पॉइंट इज कि चंद्रयान 4 जो एक मून सैंपल रिटर्न मिशन है, वहां पे इसरो को मून ऑर्बिट में डॉकिंग एंड अनडॉकिंग करना है। किसका? तो मून के ऊपर जो लैंडर है वो सैंपल कलेक्ट करेगा, उसका डॉकिंग विद द रिटर्नर मॉड्यूल, और फिर अनडॉकिंग करके उस रिटर्नर मॉड्यूल को अर्थ के ऊपर ये मून का सैंपल लाना है। तो मून के ऑर्बिट में डॉकिंग अनडॉकिंग करने से पहले अर्थ के ऑर्बिट में डॉकिंग अनडॉकिंग करके टेस्ट हम लोग कर रहे हैं विथ हेल्प ऑफ दिस स्पेसएक्स मिशन। द पॉइंट इज स्पेसएक्स मिशन इज गोइंग टू बी यूजफुल, this is going to be a stepping stone for upcoming future missions like Gaganyaan and Chandrayaan 4 of ISRO. टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है जीएस पेपर 3 में कि स्पेडेक्स मिशन का क्या कोर ऑब्जेक्टिव था और इससे भविष्य में क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जो हमने डिस्कशन किया उसी के बेसिस पे आप जवाब बना के लिख सकते हैं। आपको एक बात तो समझ ही आ गई होगी कि मैं जो समझाता हूँ उसके बेसिस पे सारे आंसर्स लिखे जाते हैं, लिखे जा सकते हैं, बस थोड़े बहुत उन्हीं में से पॉइंट्स एक्स्ट्रा बना करके मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। तो दिस शुड बी अ लर्निंग फॉर यू पीपल कि हाउ विद द गिवन नॉलेज यू कैन क्रिएट मोर पॉइंट्स। प्लीज ट्राई टू डेवलप दैट लर्निंग एज वेल। Next topic is about India's defense export increases. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो न्यूज़ ये है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बताया कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, यानी कि हम जो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाते हैं और दुनिया के अलग अलग देशों को बेचते हैं, वो डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 21,000 करोड़ का हमने किया है साल 2023 में, जो लगभग 10 साल पहले तक इट वाज हार्डली 2000 करोड़। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। साथ ही साथ सरकार का लक्ष्य है कि 2029 तक बाय 2029 इंडिया विड बी एक्सपोर्टिंग अबाउट 50,000 करोड़ ऑफ डिफेंस आइटम्स। तो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, दुनिया के अलग अलग देशों को बेचेंगे। साथ ही साथ भारत के का जो इंडिजीनस डिफेंस प्रोडक्शन है, यानी कि देश के अंदर जो डिफेंस इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन है, उसका वैल्यू भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। In the year 2023-24, India produced defense equipments worth rupees 1.27 lakh crores. तो डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, एंड दैट टू क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में एआई बेस्ड वॉरफेयर, एडवांस टेक्नोलॉजीज बेस्ड डिफेंस इक्विपमेंट्स हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस भी हो रहे हैं, एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत सरकार की इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इन डिफेंस इक्विपमेंट, ये जिम्मेदार है भारत के अंदर डिफेंस इक्विपमेंट्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने में। इससे फायदे क्या होंगे? भारत का जब डिफेंस प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक ड्रेन रिड्यूस होगा। यू सी, भारत अभी भी हेवली रिलाई करता है ऑन इंपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स। इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर, डिफेंस इक्विपमेंट्स का इंपोर्टर भारत ही है, फॉलोड बाय सऊदी अरबिया। तो यू सी, पूरे दुनिया भर में जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट होते हैं उसका लगभग 9.8% अकेले भारत ने इंपोर्ट किया इन बिटवीन द टाइम पीरियड 2019 टू 2023। इतना सारा जब हम डिफेंस इंपोर्ट करते हैं तो हमारे देश से फॉरेक्स रिजर्व दूसरे देशों में जाता है, दैट इज ए काइंड ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन। जब डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ड्रेन कम होगा। कुछ डेटा यहाँ ध्यान रखिए, डिफेंस के ऊपर हमारी सरकार लगभग 3% ऑफ द जीडीपी स्पेंड करती है, दैट इज मोर देन द स्पेंड ऑन हेल्थ, और उसका लगभग 60% इंपोर्ट के ऊपर खर्च होता है, यानी कि देश के जीडीपी का लगभग 1.8% खर्च होता है डिफेंस इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट पे। तो अगर हमारे देश के अंदर डिफेंस इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं ये पैसा हम लोग सेव कर सकते हैं, इकोनॉमिक ड्रेन को रिड्यूस कर सकते हैं।
स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भी है। दुनिया के अलग अलग देशों को जब हम डिफेंस इक्विपमेंट बेचेंगे तो इससे भारत का पोजीशन ग्लोबल ऑर्डर में स्ट्रेंथन होगा। जैसे हमने ब्रह्मोस मिसाइल बेचना, ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट किया है फिलीपींस को। अब फिलीपींस कहाँ लोकेटेड है? साउथ चाइना सी में। अब फिलीपींस के अंदर जब ब्रह्मोस मिसाइल इंस्टॉल होगा तो फिर कहीं ना कहीं इट वुड बी हेल्पफुल इन टारगेटिंग या काउंटरिंग चाइनाज अग्रेशन इन साउथ चाइना सी। तो ये एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होगा। हम उन देशों को डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं जिनकी मदद से हम अपने एडवर्सरीज को थोड़ा टारगेट कर पाए, थोड़ा सा बैलेंस कर पाए। जैसे फिलीपींस को हमने दिया ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी मदद से हम चाइना के अग्रेशन को बैलेंस कर पाएंगे कुछ हद तक इन साउथ चाइना सी। सेल्फ डिफेंस के लिए भी जरूरी है। आखिर जब हमारे इतने दो मेजर हॉस्टाइल कंट्रीज हमारे नेबर हैं, चाइना और पाकिस्तान, तो ऐसे हालत में वी कैन नॉट हेवली रिलाई ऑन इंपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। अभी भी ज्यादातर जो भारत तो लार्जेस्ट इंपोर्टर है ही, मोस्ट ऑफ द इंपोर्ट कम्स फ्रॉम रसिया। तो रसिया पे हम हेवली रिलाई करते हैं। तो रसिया खुद ही वॉर में इंगेज्ड है फॉर लास्ट 2.5 years। तो ऐसे हालत में अगर हम रसिया पे ही हमारा डिपेंडेंस बना रहा तो हो सकता है कि रसिया से आने वाला सप्लाई शॉर्टेज हो जाए और हमारे देश के अंदर भी डिफेंस को लेकर के क्राइसिस का सिचुएशन क्रिएट हो जाए, बिकॉज परहैप्स रसिया वॉन्ट बी एबल टू सपोर्ट द डिफेंस सप्लाई द वे इट हैज बीन सपोर्टिंग अस सो फॉर। तो ऐसे हालत में भारत को अपना इंडिजिनस प्रोडक्शन बढ़ाना ही चाहिए इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इट्स सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट हॉस्टाइल कंट्रीज लाइक चाइना एंड पाकिस्तान। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होगा। जब नई नई चीज़ें हम डेवलप करेंगे तो हमारे देश के अंदर ओवरऑल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम स्ट्रेंथन होगा। और जब देश के अंदर इंडिजिनस प्रोडक्शन बढ़ेगा डिफेंस इक्विपमेंट्स का, तो फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी, राइट। तो एक बात तो अच्छी है कि हमारा डिफेंस इक्विपमेंट का इंडिजिनस प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। येट द मैटर ऑफ कंसर्न इज कि वी आर स्टिल द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स डिस्पाइट इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अगर एक बार प्लेन्स पर्सपेक्टिव से हम थोड़ा डेटा देखें कि दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर और एक्सपोर्टर देश कौन है डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर के, तो इंपोर्टर की बात की जाए तो सबसे पहले भारत है, फॉलोड बाय सऊदी अरबिया, तीसरे नंबर पे कतार। एक्सपोर्टर्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है अमेरिका। दुनिया का लगभग 40% एक्सपोर्ट अकेला अमेरिका करता है डिफेंस इक्विपमेंट का। इसके मेजर जो इंपोर्टर्स हैं, अमेरिका के ट्रेड पार्टनर्स हैं, वो हैं सऊदी अरबिया एंड जापान। भारत का जो मेनली इंपोर्ट आता है आर्म्स एम्यूनिशंस का, डिफेंस इक्विपमेंट्स का, इट कम्स मेनली फ्रॉम रसिया। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Bodoland Vision Documents. This topic is important from our syllabus GS Paper 5 Assam issues point of view. बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल ने एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन डॉक्यूमेंट अडॉप्ट किया है जिसका मकसद है कि बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, ट्राइबल कम्युनिटीज मेनली, उनके बीच में हार्मनी को प्रमोट किया जाए। तो ये जो बोडोलैंड विजन डॉक्यूमेंट है, इसके की फीचर्स क्या हैं? इसका मेन लक्ष्य है, दिस विजन डॉक्यूमेंट एस्पायर्स to promote harmony amongst 26 ethnic and tribal communities in the BTR region. कम्युनिटी इंगेजमेंट को प्रमोट करे, कम्युनिटी के अलग अलग जो मेंबर्स हैं जैसे वीमेन, फार्मर, टीचर्स, यूथ, इनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन डेवलप करे। इसी के लिए ये जो डॉक्यूमेंट्स बनाया गया है, बीटीआर या बोडोलैंड विजन डॉक्यूमेंट, इसको बनाया गया आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन विद several members of the community like women, farmer, teachers and youth. Environmental conservation is also a goal. लोगों के बीच में इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर के अवेयरनेस डेवलप की जाए, जैसे फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एक अवेयरनेस डेवलप की जाए। दैट इज ऑल्सो द गोल ऑफ दिस बोडोलैंड विजन डॉक्यूमेंट्स। अभी जब ये बोडोलैंड विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च हो रहा था, उस दौरान बीटीआर रीजन के चीफ प्रमोद बोरो जी ने कहा कि बोडोलैंड रीजन में हार्मनी को प्रमोट करने के लिए अमंग्स्ट डिफरेंट कम्युनिटीज एक और इनिशिएटिव ऑलरेडी लिया जा चुका है अर्लियर इन दिस ईयर ओनली, इन अप्रैल 2024। उस इनिशिएटिव का नाम है बोडोलैंड हैप्पीनेस मिशन। बोडोलैंड हैप्पीनेस मिशन के अंतर्गत बोडोलैंड रीजन के जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं उनके बीच में हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है। इसके अंदर क्या क्या कंक्रीट एक्शंस लिए गए हैं?
तो इंटर कम्युनिटी स्पोर्ट्स कंपटीशन कराया जा रहा है। इसके लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं। विथ ₹5 करोड़ ईच वुड बी स्पेंट ऑन सेटिंग अप स्पोर्ट्स एकेडमी इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ बीटीसी, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। कल्चरल इंटरेक्शन प्रमोट कराने के लिए ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है इन ऑल द 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द बीटीआर रीजन, जहाँ पे अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। एक जगह के, एक कम्युनिटी के लोग दूसरे जगह जा करके अपना कल्चर को डिस्प्ले करेंगे। इससे कल्चरल इंटरेक्शन होगा। ट्रेनिंग ऑफ 400 पीस एंड हैप्पीनेस वॉलंटियर्स, तो लोगों को ट्रेन किया जा रहा है हैप्पीनेस वॉलंटियर बनने के लिए। और साथ ही साथ बोडोलैंड स्कूल ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस भी खोले जा रहे हैं ताकि बोडोलैंड रीजन में हैप्पीनेस और हार्मनी को प्रमोट किया जा सके। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हरप्पन साइट, आंसर वुड बी सौ गौरा। इसमें बस तीसरा स्टेटमेंट गलत है। यू नो आरबीआई हैज अडॉप्टेड सीपीआई एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, नॉट डब्ल्यूपीआई। बाकी पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। जीपीएस स्पूफिंग को लेकर के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फर्स्ट असम साहित्य सभा प्रेसिडेंट पद्मनाथ गोहाई बोरवा जी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।